नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। क्या भारत चील कौओं के शिकंजे में है? क्या उसे वो जी भर के चीथ रहे हैं, उसका खून पी रहे हैं, उसका मांस नोच रहे हैं और उसकी अस्थि मज्जा तक निगल जाना चाहते हैं? क्यों वो संतुष्ट नहीं होते हैं? और ज़्यादा उन्हें इस देश की खून पीना है और ज़्यादा उन्हें इस देश के साथ में शोषण करना है और इस देश का पूरा संसाधन हड़प जाना है। ये सब बातें आज इसलिए आ रही हैं क्योंकि एक नई और रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट भारत के मिडिल क्लास और भारत के गरीब लोगों को और ज़्यादा निचोड़ देने की सिफारिश करती है। ये रिपोर्ट कहती है कि इस देश के गरीब लोगों को वो और नहीं मिलना चाहिए जो उनको मिल रहा है। ये रिपोर्ट कहती है कि भारत में गरीबों का गला घोंट दिया जाए, उनकी भूख को दबा दिया जाए। ये रिपोर्ट है क्राइसिल की रिपोर्ट और इस रिपोर्ट पे हम आगे जाएं इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि भारत के बारे में जो एक राय है, एक सपना है, जो अमीर पूरी दुनिया को सपना दिखाते हैं कि भारत में 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ की आबादी का बाज़ार है। वो दरअसल इस देश के 140 करोड़ लोगों के नाम बेच रहे हैं, उनकी संख्या को बेच रहे हैं। सच ये है कि इस देश में 140 करोड़ रुपए लोगों का कुछ भी नहीं है और किस तरह से आज हम समझेंगे कि ये जो रिपोर्ट है ये उन 140 करोड़ लोगों के खिलाफ कैसे साजिश करती है और इसके विपरीत एक कड़वी सच्चाई जो हमको ये बताती है कि ये रिपोर्ट किस तरह से 140 करोड़ लोगों को लूट लूट कर ऐसे लोगों का जेब भरना चाहती है जो पहले से ही इन 140 करोड़ लोगों का हक मारकर बैठे हैं। रिपोर्ट कहती है कि राज्यों ने यानी देश की राज्य सरकारों ने 6.4 लाख करोड़ रुपए यानी जो स्टेट की जीडीपी है उसका 2% सामाजिक योजनाओं पर खर्च कर दिया है। यानी समाज की योजनाओं पे 2% खर्च कर दिया बजट का। इसको लेकर ये क्राइसिल जो है, क्रिसिल जो भी आप कहते हैं, ये इसकी शिकायत है और ये कह रही है कि ये खबर महिलाओं, गरीबों और बच्चों को जीबीटी के ज़रिए मिली है और चिंता जताई जा रही है कि इससे सरकार का खर्चा कम हो जाएगा, सरकार का पूंजीगत व्यय कम हो जाएगा, जिससे नुकसान हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि इससे बहुत सारी दूसरी चीज़ें की जाती हैं। अगर उद्योगों को छूट दी जाती, मुफ्त में ज़मीन दी जाती, उनको बिजली दी जाती तो ज़्यादा बेहतर होता क्योंकि उससे उत्पादन बढ़ता। ये इन्होंने एक नाटक और नैरेटिव बना के रखा हुआ, उत्पादन बढ़ता। आज इस नैरेटिव की हम चटनी बनाएंगे, आज इसको एक्सपोज करेंगे। पूरा जो पूंजीवादी तंत्र है, सारे एलीट, सारे देश के बड़े अधिकारी, सरकारें, ये इन लोगों का एक भ्रष्ट नेक्सस है जिसको भी आज हम समझेंगे। अगर आप तुलना करें कि जो कल्याणकारी योजनाएं इस देश की, क्या वो सचमुच इस देश को बर्बाद कर रही हैं? क्या वो सचमुच इस देश के बजट को गड़बड़ा रही हैं या पैसा इनको कुछ भी नहीं मिल रहा है? अगर देखें तो जो कल्याण योजनाएं हैं उस पे कुल 6.4 लाख करोड़ रुपए का खर्चा इस देश में हो रहा है। 6.4 लाख करोड़ पूरे देश में मिला के राज्य सरकारें जो खर्च कर रही हैं। अगर आप उद्योगों की तरफ जाएं तो 1.76 लाख मतलब 1.25 लाख करोड़ के आसपास पीएलआई में खर्च हो रहा है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, 10वीं में बच्चा अगर अच्छे नंबर ले आए तो उसको जो है प्रोत्साहन देने के लिए 1000 रुपये का इनाम मिल जाए, बड़ी बात है। इनको 1.76 लाख करोड़ दे दिए गए इसलिए क्योंकि आपने कुछ बनाया अपनी फैक्ट्री में अपने मुनाफे के लिए। ये सब्सिडी में नहीं माना जाता है, इसको ये कहते हैं इससे कुछ नहीं होगा, ये बहुत अच्छा हो रहा है। करीब 1.25 लाख करोड़, 1.2 लाख करोड़ रुपया जो है वो दे दिया गया कॉरपोरेट टैक्स में कटौती करके। इसी तरह से सस्ती ज़मीन, बिजली, टैक्स छूट समेत करीब 5 से 6 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों को दे दिया गया। एक तरफ 140 करोड़ लोग, दूसरी तरफ मुट्ठी भर उद्योगपति, लेकिन खर्चा दोनों पे बराबर।
और जो उद्योगपति लॉबी है, इसके साथ में जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, कॉरपोरेट हैं, और ये जो एजेंसियां हैं समय समय पर रिपोर्ट निकालती रहती हैं, इन सब लोगों को लगता है कि उधर खर्चा मत दो, इधर आन दो, क्योंकि ये कहते हैं कि सरकार अपना खर्चा सिर्फ हमको दे, बाकी जगह खर्चा ना करे। अब अगर हम हिसाब लगाएं कि 1,000 रुपये अगर सरकार खर्च कर रही है तो उसका लाभ कितने लोगों को मिल रहा है। अगर 1,000 रुपये अगर सरकार सब्सिडी पे खर्च करती है तो 7 लोगों को लाभ होता है, यानी 1,000 के खर्चे में 7 लोगों का जीवन बदलता है अगर वो गरीबों पे सब्सिडी की जा रही है। इनका जो तथाकथित अर्थशास्त्र है उसको भी मैं आज स्पष्ट करूंगा कि किस तरह से पूंजीवादी लोग अपने मुहावरे बनाते हैं, अपने मुहावरे गढ़ते हैं, अपने ही चोर लोगों के बीच में उन मुहावरों को बांटते हैं और जनता का शोषण करते हैं। जानकारी बहुत रोचक होने वाली है, बोर मत होइएगा, बहुत कुछ आने वाला है। यानी आप सोचिए कि एक तरफ जो खर्चा है वो 1,000 रुपये से केवल 5-7 लोगों का भला हो रहा है। 1,000 रुपये से 7 लाख लोगों का भला हो जा रहा है, और जो पैसा उनको दिया जा रहा है उद्योगपतियों को सब्सिडी में, दूसरी चीज़ों में, वो ये कह के दिया जा रहा है भाई कि इनको पैसा देंगे तो ये उद्योग खोलेंगे। अभी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, तो उनका उत्तर सुन लीजिए। रोजगार बनेगा, देश में उद्योग खुलता है तो रोजगार देता है। तो ये जो रोजगार देने के लिए हम पैसा दे रहे हैं, 1,000 रुपया अगर उद्योग को देते हैं तो कितने लोगों का भला होता है, इसको देखिए। 1,000 रुपया अगर हम उद्योग को देते हैं तो करीब 0.07 आदमी को फायदा होता है, और सरल करके समझें तो करीब 14,60,000 रुपया इन उद्योगों को सरकार दे रही है रोजगार पैदा करने के लिए, एक आदमी का रोजगार पैदा करने के लिए। एक आदमी का रोजगार पैदा करने में 14,60,000 रुपया खर्च होता है, और यहां 1,000 रुपये में 7 लोगों का भला होता है। कौन सी चीज इस देश के लिए बेहतर है? और ये उद्योगपति सारे के सारे और इस देश की सरकारें, नेता और अफसर, टेक्नोक्रेट, ये क्रेट वो क्रेट, ये सारे के सारे फिर भी पूंजीवाद की तरफ क्यों जाना चाहते हैं, इस पर अभी हम आएंगे। अगर हम ये चेक करें कि ये पैसा सही आदमी को जा रहा है, गलत आदमी को जा रहा है, तो इसको चेक करने पे जो ट्रांसपेरेंसी का सवाल है वो भी तुलनात्मक रूप से गरीब को देने आने वाली सब्सिडी में ज़्यादा है, क्योंकि उनको अब सीधे लाभार्थी को लाभ मिल रहा है, पोर्टल बने हुए हैं, सीधे खाते में पैसा जाता है। उसके दूसरी तरफ कुछ भी पब्लिक में नहीं है, कोई सार्वजनिक स्पष्ट सरकार का डैशबोर्ड नहीं है, इस उद्योगपति को ये गया, इसको इतना गया, इस मद में इतने पैसे दिए। आप जो आंकड़े देख रहे हैं वो आंकड़े हैं जो कहीं ना कहीं किसी योजना की, जब स्कीम की जानकारी आ जाती है तो उसमें पता चल जाता है, यानी सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये क्यों नहीं है, इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि सरकार कहती है कि उसने 1,76,000 करोड़ रुपए की स्कीम से 12 लाख नौकरियां बनाई, यानी 14,60,000 प्रति रोजगार। इसके मुकाबले कल्याण योजनाओं में मैंने आपको बताया कि 1,000 रुपये में 7 लोगों का भला हो रहा है। हम ज़्यादा लोगों का भला क्यों होना चाहिए, उस पर जाने से पहले मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं कि सरकार के ये पैसे को लोग चाट जाते हैं, पैसा पानी में जा रहा है, नाली में जा रहा है। इन व्यक्तियों को दिया हुआ पैसा किस काम आएगा, इसको भी हम समझेंगे। कुछ फेल हुए प्रोजेक्ट, फॉक्सकॉन वेदांता का चिप प्लांट आ रहा था, अरबों की रियायत दी गई, फ्री में ज़मीन दी गई, गुजरात सरकार ने टैक्स में छूट दे दी, खुला खेल। कोई नहीं रोया कि मुफ्तखोरी चल रही, कोई नहीं रोया, किसी ने नहीं कहा, क्योंकि ये सारे एक जैसे हैं। कांग्रेस नहीं कहेगी, बीजेपी नहीं कहेगी, कोई नहीं कहेगा। आप सोचिए, वोडाफोन को 22,000 करोड़ रुपए की राहत दी गई, इस देश के लोगों का 22,000 करोड़ रुपया गायब। सोलर सेक्टर में ज़बरदस्त सब्सिडी दी, आज क्या हो रहा है, सब चाइना से आ रहे हैं सोलर पैनल। क्यों? पॉलिसी ऐसी बना दी, मैं आपको डिटेल बता चुका हूँ इस मामले में। एयर इंडिया, किंगफिशर, तमाम राहतें दी सरकार ने, तमाम पैकेजेस दिए, एक बिक गई एक उड़ गई बेच बाच के।
तो है क्या कि ये जो उद्योगपति हैं ये पूरी तरह से हमको चूसने और लूटने में लगे हुए हैं। लेकिन आपके मन में विचार आएगा कि भाई भारत का औद्योगिक विकास भी तो होना चाहिए, एफडीआई भी तो आना चाहिए, देश में इंडस्ट्री को भी तो बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ेगी तो देश का विकास कैसे होगा, जीडीपी कैसे बढ़ेगी। ये सारी बातें आपके मन में आ रही होंगी, किसी भी व्यक्ति को जिसको अर्थव्यवस्था की समझ आना चाहिए। और जो लोग कुछ भी सुनते हैं उनके मन में प्रश्न नहीं आते हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि प्रश्न हमेशा दिमाग जागृत रख के सुनना चाहिए, क्रॉस क्वेश्चन आने चाहिए। कमेंट में लिखिए, हो सकता है कि मैं आपका कमेंट ना देख पाऊँ लेकिन दूसरे लोग देखेंगे, और अगर मैंने देखा और मैंने उत्तर दिया तो कम से कम जो है एक इंटरेक्शन बनेगा, मुझसे कुछ छूटा होगा तो मुझे पता चलेगा। तो अब आप सोचिए कि असली फ़ायदा कैसे और कहाँ जा रहा है। एक महिला को 1000 रुपये मिलते हैं, वो सीधे बाज़ार में जाती है, दवा, खाना, दूध और बिजली का बिल जैसी चीज़ें खर्च करती है। उससे वो पैसा अगर कुछ बचा लेती है तो बैंक में डालती है। तो इस देश का बैंकिंग सेक्टर जो है उसको वो सपोर्ट कर रही है। बैंक चल रहे हैं तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास के कारण चल रहे हैं, क्योंकि हम अपने पैसे बैंकों में जमा करते हैं। उद्योगपति क्या करते हैं? उद्योगपति ये करते हैं कि जैसा हिंडनबर्ग केस में हमने देखा, अपने शेयर का दाम बढ़ा के आसमान पे ले जाके और बहुत महंगा करके 1 रुपये की चीज़ का दाम बाज़ार में 100 रुपये बना के और उसको 100 रुपये में गिरवी रख देते हैं और इनका पैसा उठा के ले जाते हैं और उस पैसे को भी विदेशों में जाके इन्वेस्ट करते हैं। जो पैसा लेते हैं उस पैसे से भारत में निवेश बहुत कम होता है। अडानी का आप देख लीजिए मामला उठा के, और ये पैसा उधार भी बैंकों से ज़्यादा ब्याज पे नहीं लेते हैं। बैंकों से इनको बहुत कम ब्याज पे पैसा मिलता है, हमको ब्याज बहुत देना पड़ता है। और उसके बावजूद अगर इनको दुनिया में कहीं 4 पैसे सस्ता पैसा मिल रहा है तो ये जापान से ब्याज ले लेंगे, भारत के बैंक से नहीं लेंगे। यानी भारत के बैंकिंग सिस्टम को भी सपोर्ट हम और आप कर रहे हैं अपने वेतन और अपनी महंगाई के पैसे से, और वो गरीब आदमी कर रहा है जिसके हम खिलाफ हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि हम समझेंगे आगे जाके कि औद्योगिक प्रगति के लिए गरीब को ही पैसे देना ज़रूरी है। अब आप समझिए कि ये पैसा जा कहाँ रहा है, पैसा क्यों नहीं सिस्टम में आ पा रहा है। तो उसकी वजह यह है कि पैसा आप गरीब आदमी से छीनकर अमीर आदमी को दे रहे हो। नतीजा ये हुआ है कि कुल आबादी हमारे देश की 140 करोड़ है, जिसको हम पूरी दुनिया में गाते हैं, लेकिन 140 करोड़ में कुल 20% यानी 25 से 30 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो कि उपभोक्ता हैं। यानी ये जो जितनी उद्योग चल रहे हैं, इन उद्योगों में जो ईमानदारी से भारत में प्रोडक्शन कर रहे हैं, सामान बना रहे हैं, बेच रहे हैं, फैक्ट्रियां चला रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, क्योंकि कई तो ऐसे हैं जो ऊपर ही ऊपर खेल रहे हैं, शेयर मार्केट में खेल लिया, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, मेदांता वाला था जैसे, इस तरह की जो चीज़ें मोटी मोटी उठा रहे हैं और उसमें खिल रहे हैं। वो नीचे पैसा आने नहीं देते हैं, ऊपर ही ऊपर रखते हैं। तो फिर भी ईमानदारी से जो काम कर रहे हैं, उसके बाद में भी हिंदुस्तान में केवल जो कंज्यूमर हैं वो हैं 20%, 25 से 30 करोड़ लोग जो हिंदुस्तान में कुछ खरीद रहे हैं, जिनके कारण ये उद्योग धंधे और कारोबार चल रहे हैं। इनमें भी एक बड़ा पैसा ऐसे लोगों का है जो विदेशों के लिए काम करते हैं, विदेशी कंपनियों के लिए काम करते हैं। वहाँ से जो पैसे आते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर बना रहे हों, आजकल कंटेंट बनाते हैं लोग, कंटेंट बना रहे हों, वो सारे लोगों का जो पैसा वहाँ से विदेशों से पेमेंट आ रही है वो भी बाज़ार में जा रही है। उसके कारण भी बाज़ार बचा हुआ है। यानी आपके पास सच्चाई ये है कि 30 करोड़ लोग हैं, 25 से 30 करोड़, और आप कहते हो कि 150 करोड़ का मार्केट है। तो क्या हम बाकी के लोग जो हैं 140 करोड़ में से 30 करोड़ निकल गए तो 110 करोड़ भारतीय क्या इस देश की अर्थव्यवस्था को आसमान पे नहीं ले जा सकते हैं? क्या ये लोग आज से दुगना भी नहीं कर सकते? तो आप कहोगे जो तो खुद ही सब्सिडी में जिंदा, भाई ये क्या करेगा, इसके क्या होगा, ये कैसे देश को आगे ले जाएगा? तो आप कहते हो एफडीआई आएगी। एफडीआई क्यों आएगी? कोई विदेशी आदमी आपकी दुकान में पैसा तब लगाएगा ना जब आपके यहाँ 4 पैसे का सामान बिकता होगा। ये बहुत अर्थशास्त्र की गहरी बात तो नहीं है? जो कंपनी है भारत में, उस कंपनी में अगर कोई पैसा लगाएगा तो तब लगाएगा जब उस कंपनी से कुछ कमाई होनी हो। उस कंपनी के पास तो केवल 30 करोड़ उपभोक्ता हैं, और वो ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका पेट भरा हुआ है। फ्रिज सबके घर में, टीवी सबके घर में, एसी सबके घर में, गाड़ी सबके पास।
अब वो अपना बदलते रहते हैं, बड़ी लेते रहते हैं। इसीलिए देख रहे हो आजकल छोटी गाड़ी बिकती नहीं है, क्योंकि छोटी गाड़ी खरीदने वाले लोग जो है उनका पैसे ही नहीं है। छोटा स्कूटर नहीं बिक रहा है, छोटा मकान नहीं बिक रहा है, कहीं नहीं बिक रहा है। तो क्या हो रहा है? अब आप इस सिचुएशन को समझिए कि जो 30 करोड़ लोगों के बीच में ही देश चल रहा है, और जो बाकी के लोग हैं उनके पास कुछ है नहीं कि वो अपनी तरफ से खर्चा कर दें। जब वो खर्चा करेंगे तभी तो कारोबार चलेगा। तो इन लोगों को कैसे करके रोजगार मिले, ये आपको समझना पड़ेगा ना। ये समझने का मतलब ये है कि ये जो देश के कुछ लाख लुटेरे हैं, उद्योगपति हैं, अमीर लोग हैं, कारण समझेंगे अभी। इनके खजाने भरने के बजाय इनके लिए गडकरी हाईवे बना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, उद्योग का सामान एक से दूसरी जगह पहुंचेगा। कुछ किया उद्योग ने? 2,46,000 रुपए तुम खर्च कर रहे हो एक उद्योग की एक नौकरी के लिए। 2,46,000 था, 6,40,000 था, जो भी आंकड़ा रहा हो, अभी ऊपर मैंने दिया है। और ये भी PLI का आंकड़ा है, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम का। फ्री सब्सिडी वब्सिडी जोड़ दोगे तो और ज़्यादा पैसे आप दे रहे हो। भैया उतने पैसे से अगर एक आदमी को कोई छोटा मोटा कारोबार करा दोगे, अगर उसने छोटी सी जनरल स्टोर की दुकान खोल ली, अपनी दुकान पे वो 20 कंपनियों का सामान रखेगा और उससे जो कमाएगा उससे वो कुछ और सामान भी खरीदेगा। तो अगर इस देश के लोगों को ये पैसा दिया जाए, जो पैसा ये उनको दे रहे हैं, तो इस देश में उपभोक्ताओं का बेस बढ़ेगा, इस देश में खरीदारों की संख्या बढ़ेगी, और जब खरीदारों की संख्या बढ़ेगी तो कारोबार बढ़ेंगे, कारोबार बढ़ेंगे तो उद्योग भी बढ़ेगा, पूंजीपतियों को भी फायदा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये लोग क्यों नहीं चाहते कि आम जनता के पास पैसा जाए? इसको सरल तरीके से समझते हैं। उत्तर प्रदेश में या भारत के कई राज्यों में ये जो बिजली के बल्ब होते हैं, जब ये फ्यूज हो जाते थे, LED वगैरह, इनको लगाने का काम नगर निगम के कर्मचारी या तो खुद किया करते थे या छोटे मोटे ठेके दे दिए जाते थे। कॉलोनी का ठेका 2 ठेकेदार को दे दिया, 1 को दे दिया। लेकिन जब छोटे छोटे कारोबारियों को आप ठेका दोगे तो प्रदेश के स्तर पे माल नहीं बना पाएंगे नेता लोग और ब्यूरोक्रेट्स। तो जो सीनियर लेवल के ब्यूरोक्रेट हैं और नेता हैं, उनको लगेगा कि पूरे प्रदेश का एक ठेका उठ जाए, मोटा कट मुझे आ जाए। माल भले ही वो महंगा देता है तो दे, हम अप्रूव करेंगे। स्मार्ट सिटी योजना बनेगी, उसके ठेकेदार कहीं और से तय होंगे, उस शहर के अंदर तय नहीं होंगे। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो केंद्रीकरण हो रहा है रिसोर्सेस का, ये जो गरीब आदमी है, इसको अगर आपने मनरेगा में पैसे दिए तो इसमें भ्रष्टाचार होगा भी तो पटवारी की जेब में जाएगा। और वो पटवारी की जेब में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है या कोई और जो छोटे मोटे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, वो भ्रष्टाचार तो मार्केट में उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ा रहे हैं। वो खर्चा होगा तो उससे देश जो 30 करोड़ उपभोक्ता है उसको हो सकता है 40 करोड़ कर दे वो। तो उस भ्रष्टाचार को रोक के आपने कौन सा भ्रष्टाचार किया जो बड़ा बड़ा पूरे देश में एक भ्रष्टाचार हो जाए? लाला सेठ अडानी लाल को हमने पैसे दे दिए, लाला सेठ अडानी लाल का हमने भला कर दिया। अब लाला सेठ अडानी लाल जो है उसके पैसे, वो क्या हो रहा है, वो जो उसका भला हो रहा है उस पैसे को, वो नाम अडानी लाल ले रहा हूँ क्योंकि ये अडानी का स्पेसिफिक केस नहीं है, वो कैमन आइलैंड में यहाँ पे वहाँ पे बहुत सारी शेल कंपनियाँ में पैसा डालेगा। वहाँ से कोई ब्यूरोक्रेट जो है वो सेल कंपनी ले लेगा। अब नोट रोकड़ा वोकड़ा कोई लेता नहीं है। 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ 500 करोड़ रुपए के रिश्वतें बट रही हैं। और जब रिश्वतें ऊपर वालों से मिलेंगी, पॉलिसी ऐसी बनेंगी जिससे ऊपर वालों की मोटी कमाई हो। आज मैं केंद्रीय मंत्री बना हूँ तो मैं कम से कम जो है अच्छा खासा माल बना लूँ। एक ब्यूरोक्रेट दूसरे के पास जाता, भाई कितना कमा लिए, अगर बहुत क्लोज होता है तो कितना बना लिए हो। रिटायरमेंट होने तक वो चाहता है कि कुछ जमा कर ले। छोटे छोटे अधिकारी भी 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए, ये सुपरिटेंडेंट इंजीनियर लेवल के, एक्सीएन लेवल के, इतने इकट्ठा करते हैं। तो जाहिर बात है कि जब छोटे लेवल पे ठेके छूटेंगे तो छोटे कर्मचारी को रिश्वत मिलेगी, फिर बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े मंत्रियों को, ऊपर के लेवल पे मंत्रियों से भी बड़े मंत्रियों को, सबसे बड़े मंत्री को कमाई का मौका नहीं मिलेगा। तो क्या करो, इनमें पैसा बांटो। ऊपर बैठा हुआ ब्यूरोक्रेट भी खुश है, उसको लग रहा है ये सही है यार, पता नहीं वहाँ पैसे भेजता डायरेक्ट अकाउंट में, कोई निकाल लेता, कुछ कर लेता।
लेकिन इससे देश की आत्मा मर रही है। देश की धमनियों में जो रक्त है विकास का, उसका संचार नहीं हो पा रहा है और इसी के लिए अर्थशास्त्र में बॉटम्स अप फिलॉसफी बनाई गई है। यानी कि नीचे के जो लोग हैं उनको विकास की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखो। जितना ज़्यादा वो विकास की प्राथमिकताओं से में ऊपर होंगे, जितना ज़्यादा आप उनको संसाधन देंगे, रिसोर्स देंगे, वो संसाधन धीरे 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 कमाई होते होते नीचे ही आएंगे। जो सबसे नीचे उद्योगपति है उसी को फ़ायदा होगा। लेकिन जब रूजवेल्ट से मिलके अमेरिका में सारे उद्योगपति, रॉकेफेलर एंड पता नहीं कौन कौन से जो लोग थे, ये नीतियाँ बनवाते हैं तो बनवाते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी। सारा पैसा हमको दे दो, हम कमाएंगे, हम धंधा खोलेंगे, रोजगार देंगे तो नीचे पैसा चला ही जाएगा, सबको मिल जाएगा, साहब हमको दे दो। वो जो लूट की व्यवस्था है, उस लूट की व्यवस्था में पूंजीवाद का जो सिस्टम होता है, उसमें सरकारें, उसमें ब्यूरोक्रेट, उसमें जुडिशरी के लोग, बहुत सारे लोग लाभान्वित होते हैं और धीरे धीरे करके समाज का पैसा चूस चूस के बड़े लोगों के पास जाने लगता है। और इसीलिए जो क्राइसिल की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट मुझे मजबूर कर देती है कि मैं ये हकीकत भी आपके सामने रखूं। सब्सिडी के खर्चे को ये लोग अगर ये बता रहे हैं कि ये चोरी है, अगर ये बता रहे हैं कि ये पैसा सरकारी धन की बर्बादी है, तो मैं कहता हूं कि जो गरीब को पैसा मिल रहा है वो सरकारी धन की बर्बादी नहीं है, वो देश के मालिक को बहुत कम पहुंच रहा है। ये जो दूसरे पैरासाइट्स हैं, इनको जो पैसा बह रहा है, पतनाले बह रहे हैं। आप सोचिए, आप एक प्लॉट खरीदने जाएं, बिक जाएंगे। अभी एक खबर आई थी कि एक आदमी 105 साल की कमाई लगा के मुंबई में एक फ्लैट खरीद सकता है। कौन आदमी? हिंदुस्तान के 5% क्रीम लोग। वो अखबार की कटिंग राहुल गांधी ने भी पोस्ट की थी। 5% क्रीम लोग जो हिंदुस्तान के हैं, वो भी 105 साल की कमाई खर्च करेंगे तब एक मुंबई में फ्लैट खरीद सकते हैं। ये हाल है। तो ऐसी स्थिति में आप जो है लूटे जा रहे हो। और ऐसे में ये रिपोर्ट आती हैं जो हमको बताती हैं कि किस तरह से सब कुछ मिडिल क्लास से लुटता जा रहा है। अभी तक मिडिल क्लास अपने आप को व्हाट्सएप में कहता था मुफ्तखोरी है, रेवड़ी है। अब उसको धीरे धीरे समझ में आने वाला है, वो भी उसी कैटेगरी में जाने वाला है, क्योंकि गरीब आदमी लूट चुका है। जो 20 करोड़ बचे हैं अब उनको ही तो लूटा जाएगा। तो उसके बाद स्थिति आगे आती जाएगी। कुल आबादी जो है वो 140 करोड़ है, सक्रिय उपभोक्ता 20 से 25-30 करोड़ हैं, और चौथे नंबर पर हम विश्व रैंकिंग में हैं सक्रिय उपभोक्ताओं के मामले में। यानी हमारा असली बाज़ार बहुत छोटा है, लेकिन हमारे यहाँ पोटेंशियल बहुत बड़ा है। 120 करोड़ नौजवान यंग, जिसमें से 200-400, 500, 1000, 2000 जामतारा गैंग चलाते हैं और कैसे पूरे देश में, पूरी दुनिया में ठगी करते हैं और पैसे वसूल लेते हैं। ये ब्रेन्स है उनके, उनको काम नहीं मिल रहा है इसलिए वो गलत काम में लगे हुए हैं। अगर ये हिंदुस्तान के नौजवान 120 करोड़, 110 करोड़ इनके पास संसाधन पहुंचने लगे तो हिंदुस्तान का कंज्यूमर बेस कितना बड़ा होगा। अरे एफडीआई वाला चरणों में पड़ा होगा। हमसे पैसा लगवा लो हिंदुस्तान में, आपके पास बहुत बड़ा बाजार है, सचमुच का बड़ा बाजार। सिचुएशन ये है कि अब लोगों को कल्याण योजनाओं में पैसे लगाने चाहिए। कल्याण योजनाओं में लगाया गया पैसा निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। एक आदमी को जब रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह दे दोगे तो वो सोएगा नहीं, उसको बढ़ाने के लिए कुछ करेगा। उद्योग सब्सिडी के बदले में आउटकम बेस्ड जवाबदेही होनी चाहिए। मैंने तुमको सब्सिडी दी, मैंने तुमको ज़मीन दी, मैं तुमसे 5 साल बाद पूछूंगा कि इसके बदले में आउटकम क्या मिला, इस देश को क्या मिला। और जिन लोगों ने उस सब्सिडी तय की उनसे भी जवाब पूछना चाहिए कि तुमने ये किया, इसके बदले में तुमको क्या मिला। गरीब को पैसा दो, वह आपको नया बाजार देगा। जितना बाजार बड़ा होता जाएगा उतना देश प्रगति करता जाएगा। प्रति रोजगार की लागत पे भी कसर आप नज़र रखो। जो ये वेदांता कंपनी लेके आ रहे थे बहुत ज़्यादा, अनिल अग्रवाल वाली, आजकल वे साधु संत की तरह, मिडिल क्लास की तरह मैं टीवी देखता था, अमर अकबर एंथोनी देखता था, रोज़ कुछ ना कुछ इमेज बिल्डिंग में लगे रहते हैं। उन भाई साहब को कितना पैसा दे रहे थे पता है आपको?
कैसे सरकार खुले हाथ से पैसा बांटती है। अब आंकड़ों पे आ जाते हैं, कहानी तो आप पूरी समझ गए हैं। सेमीकंडक्टर मिशन पे 76,000 करोड़ रुपए की स्कीम थी, 50% कैपिटल सब्सिडी, यानी जो पूंजी लगेगी उसका आधा पैसा सरकार देगी। यानी 76,000 करोड़ में कोई 10,000 करोड़ रुपए फैब, 1,000 करोड़ रुपए डिजाइन लिंक्ड सिटीजनशिप था कुल मिला के। यानी आधा पैसा उसको दिया जा रहा था। और वो कंपनी पता है क्यों भाग गई? उस कंपनी ने इसी मेदांता ग्रुप और फॉक्सकॉन ने कहा ना, इससे हमारा काम नहीं चलेगा। सरकार पूरे पैसे लगाए, सरकार पूरा इंसेंटिव दे, पूरे पैसे लगाए, पूरा इन्वेस्टमेंट करे, तब मैं कंपनी चलाऊंगा। एहसान देखिए, सरकार को भी जवाब देना होता है। CAG सिस्टम है। मैं तो 50% पे जवाब, अगर लोकतंत्र ढंग से देश में होता तो संसद में गला पकड़ के हिला दिया जाता सरकार का कि ये 50% भी क्यों दिया। वाइट गुड्स एक कंपनी है जो AC और LED चलाती है। 6,238 करोड़ रुपए का PLI दिया गया। ऑटो और EV सेक्टर में 25,938 करोड़ रुपए का PLI दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के मामले में 25% कैपिटल इंसेंटिव दिया गया, यानी चौथाई पैसा। खीड़ के टेक्सटाइल सेक्टर में PM मित्र को टेक्सटाइल पार्क्स के लिए 4,445 करोड़ लिए गए। ये पैसा ऐसे बंट रहा है। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर पॉलिसी 40,000 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट के लिए प्रस्तावित किए गए। 50% कैपिटल सब्सिडी, 75% भूमि पर रियायत और 100% स्टाम्प ड्यूटी पे माफ़ी। आंध्र प्रदेश में भूमि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, स्किल डेवलपमेंट 500 करोड़ रुपया, डिफेंस एंड एरोस्पेस SOPs पे। महाराष्ट्र बिजली सब्सिडी 2025-26 में 400 करोड़ रुपए। ये सारा पैसा जो जाता है ना, ये पैसा जाता है, सीधे नहीं जाता। देखिए, अगर मेरे हाथ में, लोग कहते हैं कि अगर हाथ से पैसा निकल जाए तो थोड़ा मैल लग जाता है पैसे का। तो जब इतना इतना दिया जाता है तो उसमें कुछ अंदर भी सेटिंग होती है। लेकिन बहरहाल, इतना पैसा जब आप झोंक रहे हो, जब आप इतना पैसा लगा रहे हो, इनको लगाने के बाद आपको मिल क्या रहा है? मैंने रोजगार का आपको आंकड़ा दिया। अब थोड़ा सा रोजगार के आंकड़े की थोड़ा डिटेल ले लेते हैं कि किस तरह से ये आंकड़ा जो है लूट का आंकड़ा बनता गया। तुलनात्मक तरीके से देखें तो कल्याण योजनाओं में प्रति व्यक्ति 10 से 15,000 रुपया खर्च हो रहा है उसको रोज़गार देने में, उसको लाभ पहुंचाने में। 10 से 15,000। आप अगर PLI स्कीम में उद्योग पे पैसा लगाते हैं तो आप जो है 1.5 लाख रुपये प्रति नौकरी पे इन्वेस्ट करते हैं। यानी प्रति नौकरी पे जो उत्पादन हो रहा है वो कुल 1.37 लाख करोड़ हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है। और PLI, फैब और एक्सपोर्ट इंसेंटिव अगर मिला लें तो आपका 1.5 लाख का निवेश, लाख रुपए प्रति नौकरी पे खर्च हो रहा है। यानी एम्प्लॉय लिंक भी अगर आप इंडस्ट्री का देखें जिनको दे रहे हैं तो उसमें भी करीब 64,000 रुपये एक नौकरी पैदा करने पे खर्चा किया जा रहा है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जितना पैसा ये खर्च कर रहे हैं नौकरी पैदा करने पे, उतना वेतन देते हैं क्या? इसको आप थोड़ा और आगे लेके जाएं तो आने वाले समय में आप इस समस्या को समझें। जो उद्योगपति जिसके ऊपर आप निसार हो, सारा पैसा दे रहे हो क्योंकि आपका भी भला होता है उसमें, वो विदेशों से पैसा लाता है और कमाई करने पे विदेशों में इन्वेस्ट करता है। हमारे यहाँ का कितना पैसा ये लगातार बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे उद्योगपति। हम बात करते हैं FDI की, लेकिन हमारे यहाँ के लोग बाहर पैसा लगा रहे हैं। अंबानी बाहर पैसा लगा रहे हैं, अडानी बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब लोग दुनिया भर की कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाटा बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। पैसा मेरे देश का इन्वेस्ट बाहर हो रहा है। यानी मेरा पैसा, सरकार का पैसा तमाम तरह की चीज़ों में लेके उस पैसे को ये विदेश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और कुछ प्रोडक्शन अगर यहाँ पे कर भी लेते हैं तो वो भी विदेशों को बेच के वहाँ से पैसा बनाते हैं। तो इन सब लोगों की लॉयल्टी अगर देखी जाए तो ये वो जो पूरी क्लासेस की लॉयल्टी भारत में बिल्कुल नहीं है, भारत के आम लोगों में बिल्कुल नहीं है। और जब तक भारत की अर्थव्यवस्था में ये आमूलचूल सुधार नहीं होगा, मुझे याद है 2014 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक मुद्दा लेकर आई थी।
उसने कहा था कि हम 2019 के चुनाव में, माफ़ कीजिएगा, राहुल गांधी की लीडरशिप में लड़ा गया था, उसमें उन्होंने कहा था कि 72,000 रुपया, ज्यादरे अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने मॉडल दिया था कि 72,000 रुपया सालाना हम देंगे हर परिवार को। उस स्कीम का मतलब ही ये था कि 72,000 रुपया लोगों के पास जाएगा, हालांकि वो पैसा कुछ भी नहीं था, ना के बराबर था। 72,000 साल का मतलब वो 6,000 रुपये महीने, लेकिन वो पैसा जब बाज़ार में आता तो पूरी अर्थव्यवस्था को हरा भरा करता। बहरहाल किसी को अर्थव्यवस्था से मतलब नहीं, किसी को देश से मतलब नहीं। आंकड़े जब अच्छे करने के लिए काम क्यों करना है जब झूठे आंकड़े बना सकते हैं? तो इसी पे देश चल रहा है और इसीलिए आज देश की ये हालत है। उम्मीद करता हूँ एक बारीक चीज़ अर्थव्यवस्था की सरल भाषा में समझाने में मैं आपको कामयाब रहूँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। नमस्कार, जय हिंद।